वाले दिनों में आप देखेंगे किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, पहचानना है उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं। करप्शन सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जनरल करे, हम सबको एक कानून के मुताबिक उनका एहतसाब करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सियासत की जो शक्ल है, शायद ज़्यादा अरसे हम इसको इस तरीके से पाकिस्तान में चला ना पाएँ। वो कुछ चीज़ें होती हैं सस्टेनेबल होती हैं। मौजूदा सिचुएशन जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो कुछ लोगों के सर हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में स्टीम रोल हो जाए, कुछ हो सकता है कि इसी क्राइसिस लाइक सिचुएशन के अंदर नए करैक्टर इमर्ज करके सामने आ जाए। जनरल कादिर बलोच हैं तो फॉर्मर जनरल एमएल के जिस वक्त मिलिट्री टेक ओवर भी हुआ उस वक्त भी ये रेंजर्स के कोर कमांडर, रेंजर्स के शायद डीजी वगैरह रहे हुए थे कराची के अंदर और इस तरह का इनका बैकग्राउंड मौजूद था। फिर पीएमएलएन के अंदर आ गए और बड़ी अग्रेसिव पोजीशन लिया करते थे इसी पोस्चरिंग के ऊपर। लेकिन आज जब उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों को कहा जा रहा है, आपसे सुनने में आ रहा है कि पीएमएलएन आप लोगों ने छोड़ दी, तो क्या वजह हुई, क्या दबाव आया आपके ऊपर कि आपने पीएमएलएन छोड़ दी? तो उनका जवाब जो था, उन्होंने कहा कि 25 तारीख की जो नवाज़ शरीफ की तकरीर है उसके बाद मैं पीएमएलएन का हिस्सा नहीं रह सकता। फ़ौज के आर्मी चीफ जनरल के ख़िलाफ़ या फ़ौज के एक सिपाही के ख़िलाफ़ जब आप तकसीम की कोशिश करेंगे तो मैं उस पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकता। ये इस कदर कैटेगोरिकल स्टेटमेंट थी। मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाएं और कैमरे के ऊपर या फ़ोन के ऊपर आके हमें ये रिएक्शन अपना ख़ुद रिकॉर्ड करा दें। तो उन्होंने कहा मैं 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा तो उसके अंदर ऐलान करूँगा, अभी मैं अपने बाकी साथियों से मशवरा कर रहा हूँ। उसके ऊपर आ जाता है अयाज सादिक का बयान, और अयाज सादिक के बयान के ऊपर शायद अभी रिसेंट वीक्स के अंदर 3-4 हफ्तों में पीएमएलएन को किसी इशू के ऊपर इतना बड़ा धचका नहीं मिला था। जो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन टो कर रहे थे नवाज़ शरीफ को और मरियम को, उसका फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन शायद 27 फरवरी जिसको हम जीत के तौर पर मनाते हैं, पाकिस्तानी कौम की वो फतह का दिन है। हमने 2 भारतीय जहाज़ उस दिन मार गिराए, जंगी जहाज़ उनके मार गिराए, उनके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। तो वो पाकिस्तानी कौम की जीत हुई उस दिन, और हुई भी उससे अगले रोज़ जिस दिन वो पाकिस्तानी इलाकों में आकर जब्बा के मुकाम के ऊपर उन्होंने 2 मिसाइल दागे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सालमियत की खिलाफ वर्जी की। उसके जवाब में हमने ये उनकी कार्रवाई की उनके ख़िलाफ़ और उसके पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया। इस जीत को अगर कोई किसी और लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करेगा तो वो कबूल नहीं होगी। तो अयाज सादिक का ये बयान हक़ाइक़ के मुनाफी था और एक पॉपुलर जो सेंटीमेंट है उसके ख़िलाफ़ था। तो नून लीग जो 3-4 हफ्तों से राइज़ कर रही थी सियासी एतबार से और दबाव में ला रही थी मौजूदा हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, नाम लेके अब तो नवाज़ शरीफ साहब की जो आखिरी तकारीर थी, नाम लेकर आर्मी चीफ को और डीजीआई के किरदार को उन्होंने क्वेश्चन किया था। उनका इलेक्शंस के अंदर जो रोल था उसको बार बार दोहरा रहे थे कि बताइए ये हल्फ की खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन अयाज सादिक के इस एक स्टेटमेंट ने उस चीज़ को डैम के उसे बैकफुट पे डाल दिया। उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने ख़ुद को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या नून लीग इस चक्कर में स्टीम रोल होगी? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मज़ीद दबाव आएगा? जो ओवरऑल पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, क्या वो इस सूरत हाल के अंदर कोई रास्ता निकालने में कामयाब होगी, या उस सारी के लिए एक ऐसा चैलेंज आएगा कि सियासत के ऊपर एक सवालिया निशान सामने खड़ा नजर आए? ये सारे सवालात हैं, लोगों के पास इसका क्लियर कट 2+2 आंसर अभी मौजूद नहीं है। इमरान खान की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो स्पीचेज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके अंदर तो उन्होंने इस गद्दारी वाले जो बयानिए आजकल बड़ा पॉपुलर है कि एक दूसरे को गद्दार करार देना, उसको मज़ीद हवा दी खूब, बल्कि कहना चाहिए इस अयाज सादिक के बयान के बाद उसको मज़ीद उछाला है। तो उनके 2 बयान हैं हमारे सामने आज। मैं वो चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दिखाऊँ, फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलूँ। एक तो वो अपने टिपिकल उसी जुमले से स्टार्ट करते हैं, चोरों डाकुओं वाले, लेकिन जिस चीज़ को वो कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आर्मी चीफ और डीजीआई के ख़िलाफ़ जो नून लीग ने बयान दिया, वो सुनिए क्या कहते हैं। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आईएसआई के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई है। अगर ये आईएसआई के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है।
अगर सियासी मामलात में कोई बेहतर रास्ता ना निकला तो सारी सियासी क़यादत की टांगें कांपती ही नजर आएंगी, क्योंकि इनके पास अभी रास्ता नहीं है। बंद गली हो ना तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। दूसरा बयान जहां अयाज सादिक का नाम लेकर ये मीर अयाज सादिक कहते हैं, वो भी दिखाइएगा। जंगे खंदक में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुफार का मुकाबला कर रहे तो उतना ही बड़ा जितना कुफार की फौज थी, अंदर मुनाफिकीन से खतरा था, और इसलिए अल्लाह ने कहा था कि इनका दर्जा काफिर से नीचे है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। मरियम नवाज जो चैलेंज कर रही हैं इस बयानिए को इमरान खान के, वो भी कहीं पीछे नहीं रुक रही और ना डर रही हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा और उनको पकड़ के कोई अंदर बंद कर देगा या जनरल कादर बलोच उनको छोड़ गए हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बल्कि आज भी जो गुज़श्ता रोज़ की उनकी तकरीर से हमने ये कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, उसके अंदर वो दोबारा से नाम लेकर DGISPR को कुछ कह रही हैं, सुनिएगा। DGISPR हैं, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, हमारे इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। आप इमरान खान और जो हुकूमत है वो तो उसको तो बहुत फ़ायदा है अगर इदारों को वो सियासत में घसीटे, उसको सूट करता है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को और इदारों को ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती कि वो एक सियासी जमात के पीछे खड़े हुए नजर आए। वो उतने उनके उतने हमारे भी हैं, उतने आपके भी हैं। गद्दारी के फतवों के ऊपर भी उनका बयान सुनवाते हैं, लेकिन एक बड़ा टकराव वाली और हेड ऑन कोलिजन वाली कैफियत जो है सियासत के अंदर पैदा हो रही है, जो अच्छी सूरत हाल नहीं होती। सियासत रास्ते निकालती है, आग लगाने की तरफ या टकराव की तरफ नहीं ले जाती। मरियम नवाज का दूसरा स्टेटमेंट भी दिखाएगा। आसमान से यहां कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। जब आपसे जवाब मांगा जाए तो गद्दारी के फतवे बांटते हो। आईन की पासदारी करने वालों को, आईन का सबक देने वालों को, आईन का सबक पढ़ने वालों को, आईन का सबक मानने वालों को गद्दार, तो फिर यहां पर 22 करोड़ गद्दार हैं। हमारे पास स्टूडियोज में है फैसल वोडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाकी वजीर, और मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं PMLN से। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। वोडा साहब, क्या होगा? रास्ता निकलेगा, ठैया होगा दरमियान के अंदर, सिस्टम रुकेगा, क्या होगा? अभी तो मसाइल हैं, अभी सिस्टम आगे नहीं चलेगा। नदीम अली साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। देखिए, हमारी ऑपोजिशन के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर ऑपोजिशन अपनी करप्शन के केसेस से हट के मुल्क की मामलात पे बात करना चाहती है तो हम मोर देन वेलकम है। हमारा काम है एज हुकूमत के हम वेलकम करें, टेबल पे बैठे। कोई अगर अच्छी सिर्फ ये दिखा सकते हैं और उससे कौम को फ़ायदा हो जाता तो किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फैटेफ की तरह आए कि 34 शिके नैब की बदल दे जिससे इनकी दौलत इनको बचाने का फ़ायदा मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। नंबर एक। वोडा साहब, ये जो करप्शन वाला बयानिया था आपका 2 साल से, या तो आप कंक्लूड कर जाते केसेस को तो शायद बिक जाता। अभी ये बिकेगा नहीं, अभी तो टकराव नजर आ रहा है सीधा साधा। देखिए नदीम भाई साहब, मैं कोर्ट्स तो हूँ नहीं ना, मैं जजेस का कंट्रोल मेरे पास है। वो तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस इदारे हैं, वो फैसला लेने में टाइम लगाते हैं, फैसला इनके फेवर में करते हैं, इनके अगेंस्ट करते हैं। ये तो कोर्ट्स जाने, हम तो केस बनाकर करप्शन पकड़ कर दे सकते हैं। आगे तो कोर्ट्स का मामला है, जजेस का मामला है, और ना हम में से कोई भी उनको गाइड कर सकता है। ऑटोनमस है, हाँ, उसका एहतराम करते हैं। जो फैसले उन्होंने किए, इनके फेवर किया है तो इन्होंने खुशियाँ माने, हमारे फेवर किया है तब भी हमने उनको अप्रिशिएट किया, हमारे फेवर में नहीं आए तब भी हमने उनको उसकी रिस्पेक्ट की। इशू ये है नदीम अली साहब के, देखें, जो अब ये बात ना तो अब अदलिया की है, ना ये फौज की है, ना ये तहरीक इंसाफ की है। अब ये पाकिस्तान की बका का मसला बन गया। अब शॉर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बात नहीं हो सकती। अब मैं इनको बुरा भला बोलूँ, ये मुझे बुरा भला बोले, फौज को गाली दें, ये अफवाज को गाली दे, ये जुडिशरी को गाली दे, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। इससे बाहर आगे निकल गए जब आपने अयाज सादिक ने जो स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट मैं कहता हूँ अगर 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 खुदा ना खास्ता उसके अंदर एक जरा बराबर भी सच्चाई होती तब भी आपको 100 दफ़ा मर जाना चाहिए था अपने मुल्क के लिए बात करने के लिए। जिस मुल्क में, जिस फौज ने, जिस हुकूमत ने, हम सब पाकिस्तानी समेत इनके, जो हमने फ़ख्र से अपना सर ऊपर किया था, जो फतह हमने हासिल की, वो जहाज गिरा कर उसको आपने ऐसी बात कर दी जिससे जो दुश्मन मुल्क था, जो हार चुका था, जो चपेड़े गालियां खा के हमसे गया था,
उसको आपने शामीने बजाने का और ढोल बाजे बजाने का आपको ये क्यों लगा कि पाकिस्तान की बका का मसला है? सर अगर आप पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुझे तो नुकसान नहीं किया, आपकी जात को नुकसान नहीं किया, इनकी जात को नुकसान नहीं हुआ, तो पाकिस्तान को नुकसान किया है। अगर पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो अदलिया है, पाकिस्तान है तो हम हैं, आप हैं, ये हैं। लेकिन उनके बयान से पाकिस्तान की बका को कैसे खदशा लाक हुआ? सर मुझे एक बात बताएं, दुश्मन मुल्क का बयानिया क्या था? आप जब दो जगहों पे फाइट करते हैं, मेरा आपका झगड़ा होता है, तो वो एक विनर होता है, एक लूजर होता है। तो जिन्होंने पूरा आर्बिट्रेट किया, पूरा प्लान किया और उनको आपने शिकस्त दी, जो कामयाबी थी पाकिस्तान की, उसको आपने प्लेट में अपने मुफाद के लिए आगे रख के दे दिया कि नहीं आपकी जीत थी, हम डर गए थे। भाई अगर हम डर गए थे अभिनंदन के लिए, तो फिर कुलभूषण के लिए भी हमें डर जाना चाहिए था। ठीक है, एक मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपकी जानिब से भी सुनना चाहूँगा, अगर तो ये मिस फायर है अयाज सादिक का, अगर वो बयान जो था वो स्लिप ऑफ टंग है, तो उसकी वजाहत करनी चाहिए थी। आपकी जमात से आधे लोग तो उसके साथ अटक गए कि नहीं ये सही बात है, आधे लोग डिफेंसिव होकर पीछे हट रहे। क्या है ये सूरत हाल? क्या? देखिए, मैं नदीम साहब, जो अयाज साहब ने बात की है, अयाज साहब उसके ऊपर खुद अपनी वजाहत भी दे चुके हैं, और अभी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जब बहुत मुबहम वजाहत है, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी जब मौका आएगा तो वो खुद ही बेहतर डिसाइड करेंगे इसके ऊपर कि वो क्या कहेंगे। लेकिन आपकी जमात को इस पे पोजीशन लेनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान बंदूकें निकाल के बाहर खड़ा हुआ है, आप अभी सोच रहे हैं कि वो खुद पोजीशन लेंगे, ये नहीं है ऐसी सूरत। अयाज साहब की तरफ से उसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, और हम तो ये समझते हैं कि अयाज साहब की स्टेटमेंट के साथ साथ दो स्टेटमेंट्स आई थी, एक फवाद चौधरी की भी स्टेटमेंट थी। फवाद चौधरी ने ये नहीं कहा हुआ चौधरी की भी जो वो आप लोग उसकी नहीं टांग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस बयान की। मैंने 3-4 दफा सुनी है। फवाद चौधरी साहब को बाद में एहसास हुआ कि वो गलत कर गए। पहले पार्ट में उन्होंने जो बात की, जिस मुल्क हालात में से फैटफ के ऊपर हम गुजरे हैं, और जो अयाज सादिक का बयान दुरुस्त है? अयाज सादिक साहब के बयान को मैं समझता हूँ कि नहीं दुरुस्त हाँ, मैं समझता हूँ कि तो फिर इतना शर्मा के आवाज दबा के क्यों बोल रहे हैं? ऊंचा आवाज में बोले कि नहीं दुरुस्त है बयान। मैं तो आपको ये बड़ी खबर चलाएं जी इसकी, वो देखिए रांझा साहब के नाम से चलाएं कि अयाज सादिक का बयान दुरुस्त नहीं है। मेरी ये अपनी राय है। अब अयाज साहब का बयान जो होना है, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो, लेकिन इस पे झिझकने की वजह से माजरत के साथ दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना रांझा साहब, मुझे इस पे आपको झिझकने की बजाय बुलंद आवाज में कहना चाहिए कि बयान दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं तो ये पहले दिन से इस बात पे मेरा मौक़िफ़ ये रहा है, लेकिन मुझे इस बात पे होता है कि जो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कि ऑपोजिशन के साइड के बंदे से अगर स्लिप ऑफ द टंग हो जाए उसको सख्त सजा है, और अगर वही स्लिप ऑफ द टंग गवर्नमेंट के बेंच पे बैठे हुए एक बंदे से हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। पुलवामा के ऊपर जो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी, मैं समझता हूं कि वो इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी, और उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब को भी वजाहत देनी चाहिए कि जनाब, और पार्लियामेंट के फ्लोर पे आ कहनी चाहिए कि आप ये इशारा नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो पुलवामा की कार्रवाई में इन्वॉल्व है। आपकी जो स्टेटमेंट है उसका क्या मानिए कि घुस के अंदर मारा? नहीं, वैसे घुस के मारा 27 फरवरी को। देखिए, नहीं, बाद में 27 फरवरी वो टांग तोड़ रहे हैं आप। टांग नहीं तोड़ रहा, तो हम ये कह रहे हैं, तो यही तो बात कर रहे हैं कि अयाज सादिक साहब की ये इंटेंशन नहीं थी जो अयाज सादिक साहब से बात मंसूब की गई। तो आपकी पार्टी पोजीशन लेके बयान ये नहीं है? नहीं, देखिए, मेरी पार्टी, आप तो लोग घुमा रहे हैं ना, इस वक्त इतना क्राइसिस है पूरे पाकिस्तान में, और आप लोग अभी सोचो विचार में क्या कह रहे हैं। नदीम साहब, 27 का जो दिन था ना, उसके बारे में अयाज सादिक साहब की भी ये इंटेंशन नहीं होगी। अब मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई है, जो बातचीत हुई है, 27 फरवरी पाकिस्तान की जीत का दिन है, बड़ी ऑनर जीत के तौर पर मेरे लिए भी हुई है। मैं भी ये समझता हूं ये उस दिन वो जहाज जो गिरा हुआ था उसके ऊपर ये पाउंड रख के खड़े थे, तो इनका लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो मैं कहा मुझे मौका मिलता है तो मैं भी वहां चला जाता। मना कर दिया गया था कि गए क्यों थे वहां। वो तो इनका इशू है। लेकिन मेरा आज भी हिंदुस्तान का जहाज गिरेगा, बाप को भी तकलीफ होगी, मैं जाऊंगा और अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगा, मुझे नहीं कहा। वो बड़ों ने मना कर दिया था कि आप क्यों गए, को बड़ा नहीं है। लेकिन आपको मना किया गया था। देखिए, मैं बताऊं, जो अपने और पराये में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको तकलीफ होती है, उनमें से तकलीफ में कुछ मीडिया, उसको भी तकलीफ थी, उन्होंने मुझे दिखाया कि जी झंडा लेके, मैं आज भी कहता हूं ये तो जहाज गिराए थे,
इंडिया का छोटा छोटा पुर्जा भी गिराएंगे तब भी मैं अपना झंडा गाड़ूंगा, फखर से गाड़ूंगा। मुझे कोई शर्म ना, मुझे फर्क पड़ता है इन लोगों से। देखिए आपका एनिमी कंट्री है, दुश्मन था आपका, तो आपने झंडा लेके खड़े हैं तो आपकी फतह है उससे। देखिए हमें बनाना सबको चाहिए झंडा लेके खड़े होना, एक जमात की बजाय वहां पे झंडा लेके सबको खड़ा, ठीक है मुझे इनका अपना था, मैं पाकिस्तान का झंडा था ना यार, पीटीआई का झंडा थोड़ी था। लेकिन बात यह है कि मैं तो वो अंदर की आपको कहानी बताई ना कि फैसल साहब के ऊपर फैसल साहब खिंचाई हुई थी फैसल साहब की, ठीक ठाक। ये देखिए कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ देखिए कुछ लोगों ने ठीक ठाक कहा था कि ये फैसल साहब वहां पे क्यों पहुंचे, वापस बुलवाया जाए। नहीं बुलवाया तो वो अब्बा भी नहीं मुझे बुला सकते थे जितना मैं दूर था, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए सर मेरे ना देखे नदीम साहब, एक झंडा जो है ना सर, वो मैंने गाड़ा पाकिस्तान का, पीटीआई का नहीं, और मैं आज भी फख्र करता हूँ और आगे भी करूंगा ऐसे काम। एक इसी तरह मैंने जूता भी रखा था, उसको भी लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था, वो खैर ना मुनासिब काम था। मैंने मेरा जो काम गलत है गलत है, मेरा किसी अदारे की तस्लील नहीं थी, मैं इनका जो उस वक्त चेहरा बता रहा था वो आज नजर आ रहा है। पाकिस्तान का झंडा लहराना अच्छी बात है, गर्दन या पैर, बूट रखना दुरुस्त काम नहीं। मेरा सिर्फ ये, मैं मोहसिन साहब से एक सवाल, वो भी आपको पता है, आपको उसके ऊपर भी सर्जनिश हुई थी बूट रखने। नहीं बूट गलत था, बूट उन्होंने कहा गया था कि बूट गलत रखा है, नहीं है काम ही गलत है, गलत काम है। मोहसिन भाई उसकी हुई, मैंने मानी, पीएम ने मुझे डांटा, मैंने माना। फिर आप पिस्तौल लेके सफारत खाने के बाहर ही पहुंच गए। मेरी औलाद साथ खड़ी, पिस्तौल लेके नहीं, गोली भी कारपेट में चला सकता हूं। नहीं वो आप तो है नहीं ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, किसी का बाप की हिम्मत है सर, आप खुद मेरी औलाद है, उसके बराबर वाले स्कूल में हो, तो कोई भी गैरतमंद बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ेगा। आपको ये बात इसलिए नहीं पता सर, आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपका लीडर अपनी बेटी छोड़ के भागा है सर, उस बराबर स्कूल में। आप मिनिस्टर हैं, मेरी बात मेरी जिस वक्त चाइनीज उसके बराबर बूट रख देना, बच्चों का प्ले स्कूल था, जहाज के पर ऊपर मैं सबसे पहले पाकिस्तान में, और फिर पिस्तौल लेके खड़ा नहीं, बड़े मसले होते हैं, पिस्तौल चलानी पड़ेगी तब भी चला लेंगे, अपनी औलाद की नहीं चलाएंगे तो किसी की औलाद की नहीं चलाएंगे। माफी दे, आपकी औलाद का अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, हम तो खुद दुआ गो हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के एक वजीर हैं, वजीर का मतलब ये नहीं कि चूड़ियां पहन के बैठा हूं। पाकिस्तान में कोई जंग तो नहीं हो रही ना भाई, आपके कानून लॉ एंड ऑर्डर वाले अदारे वहां पे बैठे हैं पड़ी और खाना खा। पर मैं तो एक पर्सनल चीज ही छोड़ इस बात को। देखिए नदीम भाई, मेरा ऑल्दो आई डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन, बट मैं उस दिन का इंसिडेंट आपको बता दूं, उसमें भी वही मीडिया मेरे मेहरबान था जिसकी इतनी बड़ी थद्दी लेके बैठा हूं और हिला रहा हूं, जिला रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मीडिया की बुराई नहीं करनी चाहिए आपने मेरे पास, ठीक है, मैं आपसे इसीलिए नहीं, मैंने नाम नहीं लिया ना, आप मुझे पता, आप मीडिया वाले सारे अच्छे लोग हैं, आप हुकूमतें अपने मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करती हैं, जो इस्तेमाल होता है वो गलत होता है। छोड़े ना सर, इस तरह तो फिर सियासतदान भी बुरा नहीं है ना सर, ऐसा तो सियासतदान बुरा, बाकी सब फरिश्ते हैं दुनिया के अंदर। देखिए नदीम भाई साहब, एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बराबर में प्ले स्कूल है, उसमें आपकी औलाद पढ़ रही है, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल्स ने सारे पेरेंट्स को बताया, तो हम भी सबसे पहले पहुंचे। अब अगर मेरे पास गार्ड भी थे और बंदूक भी थी और लाइसेंस वेपन भी था, तो वो मैंने पटाखे बजाने के लिए रखा था। आप अपनी औलाद के लिए गोली भी चला लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल आप अपनी औलाद को मुश्किल में देखे, किसी कटेरे में देखे, वो कम बाप होते हैं जो अपनी औलाद को छोड़ के भाग जाते हैं। वो पहला स्टेटमेंट नहीं दोहराना दोबारा, वो जानवर से ही बदतर होते हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ, मैं इस पे मैं शाय नहीं हूँ, जो नवाज शरीफ साहब ने किया काम, वो बाप मैं नहीं हूँ कि अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के वहां से भड़कियां लगाऊं। मैं अगर दलेर बाप हूँ, दलेर लीडर हूँ, यहाँ हुआ नहीं सर, नहीं आप इतराज करते हैं सर, मैं तो नहीं करूंगा। मैं वो उस लीडर को मानता हूँ जो भड़के वहां ना मारे यहाँ मारे, वो बाप को मानता हूँ जो बेटी के साथ खड़ा और फिर नारा लगाए ये वाला, फिर तो मैं मानूंगा। तो वापस आना चाहिए, लेकिन ये कहना कि बेटी को छोड़ के भाग गया, तो और क्या बात है सर? ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? अच्छा मुझे बताया, आप किस तरह से फ्रेम करेंगे? एक आदमी कन्विक्टेड है, कोर्ट बुला रही है उसको, आप कैसे किससे वापस आना चाहिए? सियासी कैसे बोलेंगे? सर बिल्कुल वापस मैं तो नहीं बोलूंगा, क्या वापस आएंगे? बेटी को छोड़ के भागे। मैं तो ये वो बेटी को लेके वापस आया था ना, जब आपने जेल डाला था। वापस आएंगे, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बेटी को छोड़ के। आप क्या कहेंगे? मैं वापस आएंगे, शायद मुझे समझ नहीं, आप बता दें। जिस काम के लिए गया आप ही ने भेजा, आपकी कैबिनेट ने अप्रूवल देके भेजा था, मुझे क्या पता आपने क्यों? मैंने उससे भी कभी अपने आप को एक्सक्यूज नहीं किया, मैंने कहा आपकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी ना, मैंने तो नहीं दी थी, लेकिन मेरा भाई खुद मंजूरी देने वाला बिना किसा नहीं था। मैं नहीं था, ना आया था ना फवाद था, ठीक है। आप दोनों क्यों नहीं थे? नाम उस वक्त ना मरियम के जाने पे थे, और हमारी शुक्र है हमारी वक्त पे हमने तो कहा था ये सारी रिपोर्ट जाली है, ये हमारे वर्ड्स थे। जाली रिपोर्ट किसने तैयार की? किसी ने भी यार की, उन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं जो गलत था वो हमने उस वक्त भी कहा और आज भी कहा, और आज भी खड़े। जो चीज हमने कही उस पर हम खड़े रहे।
हमने कभी ये नहीं कहा कि जी इसने कहा था, उसने कहा था, फलाने ने कहा, पैर पड़ जाओ माफी मांगो। जो काम हमने कैबिनेट में कहा उस पर आज अच्छा, वाडा साहब की हुकूमत का कमाल ये है कि जहाज पे भी खुद बिठाया है, अप्रूवल भी खुद दी है। अब कहते हैं जाली रिपोर्ट्स हैं, ये इनकी हुकूमत का कमाल है जी। देखिए मैं आपको बता कमाल है वैसे, आपकी कैबिनेट को जाली रिपोर्ट के ऊपर मंजूरी दी आपने। मैं देखिए आपकी कैबिनेट को पता नहीं असल और नकली रिपोर्ट का। देखिए सर, मैं अपनी बात और फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ, जितनी बात थी उतनी मैंने कर दी। अब उसमें कितने अक्लमंद थे, कितने गलत थे, कितने जज्बाती थे। वैसे तो पूरा पाकिस्तान जज्बाती था। नवाज शरीफ को भेजने के लिए एक वाहिद मुजरिम है, एक वाहिद मुजरिम है पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान परेशान था। उसमें आप भी नाम नहीं ले सकते। कहाँ से निकले? पीएम ने कहा तो निकले, वैसे नहीं निकले। 100% निकले सर, क्योंकि दास्तान जो सुनाई गई थी वो ऐसी थी कि शायद हमारे जैसे भी रो पड़ते थोड़ी देर का और सुनते। नहीं, हमने तो जज्बात को काबू रखा नहीं। ये झूठी रिपोर्ट है, ये बेईमानी का केस है, ये आदमी का प्रीवियस हिस्ट्री इसकी ऐसी रही है। ये बीमार होता है या कॉन्ट्रैक्ट करके भाग जाता है, ना जाने दे। नहीं सुनी, कोई बात नहीं, आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। ठीक है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी भी आप जवाब दीजिएगा, तब तक सोच लें आप, क्योंकि आप परेशान लगते हैं। बड़ा वाज़ेह सा जवाब है। अच्छा, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी में दीजिएगा। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर दाखिला साहब का एक बयान जो है वो वीकेंड पे बहुत उसका चर्चा रहा, वो बयान भी सुन ले। इजाज़ शाह ने कहा क्या, दिखाएगा। जब की हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तरीके तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बलोचों को मार दिया, अजीब गुलाम बलोच को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन। तो मैं इस दुआ के साथ कि हमारे ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत करे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। तो मुझे लगता ही है तो वनरेबल है। राजा साहब, जनरल कादर बलोच जो थे वो मेरे ख्याल में इजाज़ शाह के बयान से पहले ही साथ छोड़ गए थे, लेकिन इजाज़ शाह के बयान के बाद शायद काफ़ी सारे आपके साथी और भी साथ छोड़ जाए। नदीम साहब, एक तो बात मैं समझता हूँ कि इजाज़ शाह साहब ने बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, और इन्होंने इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है कि इन्होंने पूरे का पूरा जो पाकिस्तान की एक जंग थी, जो कि पूरी कौम लड़ रही थी, जिसमें गुलाम अहमद बलोच और इफ्तिखार साहब के जो बच्चे शामिल थे, जिनको इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उनको कौम को सलाम उनको आपने किस तरह आपने कहा कि वो फिर वो पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं थे, इसलिए उनको मारा गया, शहीद किया गया। ये आप क्या बात करें, आप पाकिस्तान को डिसइंटेग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। उससे ज्यादा दूसरा हिस्सा सख्त है कि अगर आपके बयानिए के साथ जो खड़ा हो तो खुदा ना करे कि उसके साथ भी हमला हो जाए। अब वो हमारे बयानिए पे आ गए, तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने सीधी सीधी एक खौफ व हरास फैलाया है, और ये तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। उन्होंने साथ इंडिया चले जाए, जिसने फौज के खिलाफ बयान देना, इंडिया चले जाए। ये कौन अमृतसर चले जाए, कौन इंडिया जाता है, कौन इंडिया से राब्ते, हमें सब पता है। कौन जाता है, जो भी जाते हैं सब राब्ते होते हैं इंडिया जाने का, और इंडिया के भेजने के सर्टिफिकेट, और इंडिया से ताल्लुकात की जो बात करने वाले हैं, मोदी का इलेक्शन के ख्वाहिशमंद जो थे, जो कहते थे कि अल्लाह करे मोदी बन जाए, जिनकी टेलीफोन कॉलें मोदी नहीं उठाता था, वो बंदे आज बात कर रहे हैं इंडिया चला जाए। बयान लेके खेल जब वो एक दूसरे को गद्दार नहीं करार देना चाहिए। देखिए ये अनफेयर है। ये देखें जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं इस वक्त, तो वो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं बेसिकली, तो आप इसका मतलब है कि उसी कैफियत में चले गए जिसमें मुशर्रफ चला गया था, जिसने कराची में खड़े होकर मुक्के दिखाए थे, और मुशर्रफ ने कहा था मैं बहुत उन्होंने इस्लामाबाद डी चौक में खड़े, इस्लामाबाद डी चौक में 12 मई के वाकयात के ऊपर उन्होंने कहा था हमने अपनी ताकत का मुजाहरा, जो भी है। लेकिन आप कभी भी इस हद तक ना जाएं कि आप एक पूरी सियासी जमात को थ्रेट कर रहे हैं, और ये जो थ्रेट किया गया आपके साथी साथ छोड़ रहे हैं आपका। देखिए हमारे साथी बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रहे, छोड़ गए। जनरल कादर बलोच छोड़ गया, कई एमपी हैं, 2-4 के बयान मैंने पढ़ लिए, कुछ और भी आ जाएंगे। जनरल कादर बलोच साहब का या सबका एक दो इश्यूज के ऊपर आपका इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ से मुराद ये है कि आप कहते हैं मैं जी एग्री नहीं करता, लेकिन मैं इसके साथ हूँ। जो पार्टी ने एक फैसला कर लिया, जिस तरह आप कहते हैं कि जी एक पार्टी का फैसला नहीं, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं 25 अक्टूबर वाली जो तकरीर है उनकी, जिसमें उन्होंने फौज के एक चीफ और उसके जो रैंक एंड फाइल के अंदर तकसीम पैदा की है, मैं उसके साथ, मैं उसके ऊपर क्या, ये तो जनरल साहब का अपना रिस्पॉन्स है। मैंने कहा आपने पार्टी रुकनियों से इस्तीफा दे दिया है, वो कहते हैं 7 को अनाउंस करूंगा तो तफसील अनाउंस करूंगा, अभी तक इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अनऑफिशियली समझो इस्तीफा ही है। अपनी सोच है। लेकिन मैं जो इजाज शाह साहब ने बात की है, मैं इसकी
पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं ये समझता हूं आपकी पार्टी टूट तो नहीं जाएगी। कुछ ऐसे खदशात हैं कि आपकी पार्टी टूट जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को टूटेगी और ना ये टूट सकती है। ये मरियम ने एक आपकी पार्टी के ऊपर दबाव था कि शायद वो चचा वाला ग्रुप जो है, चचा वाला ग्रुप, मैं सवाल कर रहा हूँ आपका एक पार्टी के अंदर बड़ा नोन ग्रुप है कि एक चचा का ग्रुप है और एक बड़े मियाँ साहब का ग्रुप है, तो आज मरियम ने जाके मेरे ख्याल में चचा को भी और हमजा को भी दिलासा दिया है कि परेशानी होना, नदीम साहब ये साथ खड़े हैं, नदीम साहब हमारे पास फुटेज दिखाई, नदीम साहब ये थी 2001 में भी थी, ये 10-15 एमएनएस पे भी गई, ये 10-15 एमएनएस के बाद दोबारा जब पार्टी आई तो ये दोबारा 2 तिहाई के करीब करीब अक्सरियत लेके आई, पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बना ली, फिर उसके बाद 2013 में अपनी गवर्नमेंट बना ली। ये जो समझता है कि जिसको दीवार के साथ लगाने के साथ उसकी सियासत खत्म कर दीजिएगा, ये गलत सोच है। 97 में पीपल्स पार्टी के साथ जो अलमिया था, 2002 में वो आपके साथ हुआ, लेकिन वो एक और केस था। अभी वाली जो सूरत हाल है उसमें तो लगता है कि पूरी बयानिया की जंग में सारे लोग बंदूकें निकाल के एक दूसरे के ऊपर खड़े। देखें, जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की बन गई, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन ये सस्टेनेबल नहीं है सियासी एतबार से, मैं समझता हूँ सोशल एतबार से भी नहीं है, मुल्की एतबार से भी नहीं है। और ये अगर आप 1971 से लेकर 3 की जाके पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो आपको इस तरह की सीरीज ऑफ इवेंट्स नजर आते हैं। तो हम क्यों वो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो चीज़ें हमें माजी से हमने सबक नहीं सीखा? हम क्यों अपने माशरे को और अपने मुल्क को, इन सियासी जमातों को, 10 या 12 सियासी जमातें हैं पीडीएम में, उनको अगर ये कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, उनकी फॉलोइंग देख लें, उनके साथ लोग देख लें, क्या सेंस प्रिवेल नहीं कर रही? सेंस को प्रिवेल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं गुड सेंस प्रिवेल कर रही है। आज डॉक्टर मलिहा का एक आर्टिकल भी है, अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा तो उसको आपको देखना चाहिए। ये इतना बड़ा जो टकराव है फैसल वाडा, ये ले डूबेगा काफ़ी सारे लोगों को। ये 4-6 हफ्ते में बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी। ये अभी तो फैसल, वो हमने फयाज चौहान की छुट्टी की खबर पढ़ रहे हैं, वो ड्यू टू अदर रीज़न होगी, लेकिन बड़े बड़े लोगों के सर जो है ना, वो मुझे लगता है स्टीम रोल होंगे। कैबिनेट से होंगे, पार्टियों से होंगे, सियासी जमातों के अंदर से होंगे। ये सियासत इस तरीके से आगे चल नहीं सकती। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इमरान खान साहब के साथ गुजारा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अयाज सादिक वाला बयान अगर इमरान खान साहब खुदा न खास्ता कभी अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के बुग्स में, अपनी फ़ौज के बुग्स में इंडियन नैरेटिव या इंडियन सेलिब्रेशन के लिए दे दें तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा सर डिस्टेंस करते वक्त, आपको हटाते वक्त। नून लीग वाले खान साहब के कुछ पुराने बयानात भेज रहे हैं, सारा दिन से सोशल मीडिया पे ठा ठा डाल रहे हैं, आप देखिएगा, कोशिश करिए। सर मेरी बात सुनिए, देखिए आप डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं कि फलाने आदमी की फलाने इदारे में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, अपने आईनी डोमेन से बाहर है, इट्स फाइन, दिस इज पॉलिटिक्स। पर सर आप अपनी पाकिस्तान की जीत को, हारे हुओं को दुश्मन के हाथ में जाके दे दे, ये सर दुश्मन पाकिस्तानी तो कर ही नहीं सकता सर, दुश्मन भी नहीं कर सकता सर। नहीं, 27 फरवरी हमारी जीत है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो कंप्रोमाइज किया ना सर, या कंप्रोमाइज दुश्मन ने आपके ऊपर हमला किया था, आपने उसको जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कुछ आप सियासत में कर रहे हैं, लेके आगे भी नहीं चल सकते आप। देखिए नदीम मलिक साहब, देखिए जहाँ तक इनकी पार्टी में तो बहुत सारे लोगों को छोड़ना चाहिए भी, जो हो मुहब्बिल वतन लोग हैं, जिनका इनकी जमात को छोड़ देना चाहिए 100%। देखिए ना, इस नैरेटिव, मुझे एक बात बताएं, ये नैरेटिव मरियम नवाज या शहबाज नवाज शरीफ का अगर होता, जब ये पॉलिटिक्स में थे, पावर में थे, जिन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं वो उनके साथ काम करते थे, तब लगाते तो हम कहते बिल्कुल ही पाकिस्तान के लिए। आज ये अपनी चोरी के लिए कर रहे हैं, आज ये अपने खानदान की सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं। फर्क है ना सर। एक चीज उस वक्त मैं नदीम मलिक साहब के साथ काम, देखिए मैं बताऊं, मैं आर्मी चीफ के साथ, मुझे फैसल साहब सिर्फ एक बात बता, रांझा साहब को तो दावत दें पहले अपनी जमात में आने के लिए। फैसल साहब मुझे सिर्फ एक बात, फैसल साहब सिर्फ मुझे एक बात का जवाब, लाइव जरा दावत तो आपको दिलवा, फैसल साहब सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें कि जो इमरान साहब का 2001 या 2002, ये रांझा साहब को तो बता दें, रांझा साहब इनको तो बता दें। फैसल साहब मेरे से वाकिफ नहीं है कि हमने मुशर्रफ की बदतरीन ऑपोजिशन भी देखी हुई है, मेरे बुजुर्गों ने भी देखी हुई है, और अगर दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर हमारा रिएक्शन बहुत सख्त होगा। पीटीआई में नहीं आएंगे, ये बहुत सख्त रिएक्शन होगा खिलाफ। फिर जब दीवार के खिलाफ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोगों का डीएनए चेक कर लिया करें। मेरा डीएनए जो है वो रिएक्शनरी है, लेकिन बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए। देखें, नहीं अयाज सादिक साहब जैसा बयान नहीं देंगे, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की अपनी जगह है,
लेकिन आप ये ना समझें कि कोई, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बीच में जमहूरियत और इलेक्शन लड़ने का हर सियासी जमात को हक है और सियासत इम्पार्शल होनी चाहिए। कोई अदारा किसी के पार्टी के इलेक्शन को सपोर्ट मत करे, मैं इसमें यकीन रखता हूं। पाकिस्तान के आइन में जो लिखा गया है, कोई बंदा अपनी आईनी हदूद से कोई अदारा ना बढ़े, मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं। 90 और 93 में आपका यकीन कमजोर था, तो मैं यही कह रहा हूं 2001 में इनका यकीन कमजोर था। होगा तो ऐसे हुआ है ना। 2002 हमने में तो उसके बाद मिसाके जमहूरियत किया, अभी मिसाके जमहूरियत के बाद उसी जन्म शरम से बातें कर रहे थे। एक बात होगी, मैं नदीम साहब एक बात ये भी बता दूं कि ये एक दिन आएगा कि ये भी आएंगे, ये भी रोते हुए आएंगे कि हमारे साथ जो हो गई है, ये भी कहानियां सुनाएंगे, बल्कि ये पूरी किताब लिखेंगे। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि ही विल राइट अ बुक, इमरान खान, वन डे, ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू हिम व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बेनजीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो IGI के ज़माने में जो कुछ बयानात वो दिया करती थी, आप बेनिफिशरी थे। आजकल वो बयानात आप दे रहे हैं, तो अल्लाह जाने कि ये IGI है क्या। IGI के ज़माने में बीबी के बयानात आपको याद होने चाहिए। वो चमक के तहत वो कहती थी कि ये सारे फैसले हो रहे हैं, कैंगरू कोर्ट्स कहा करती थी। आजकल वो सारे लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं, बीबी के अल्फाज का चुनाव एक अपना ही होता है। ये बताएं कि पाकिस्तान के बीच में क्या हमने आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है? एक सोशल ऑर्डर 1973 में हमने बांग्लादेश ना हो, सिर्फ तभी आइन नहीं याद आना चाहिए ना, आइन हुकूमत में रहते हुए भी याद आना चाहिए। मेरी तो बात सुने नदीम साहब, आपको मेरा तो पता है, मैं तो वैसे ही एज अ लॉयर भी हमेशा से आइन के साथ खड़ा हूं। मैंने अपनी पार्टी में भी हमेशा बात करता हूं कि आइन में जो चीजें हदूद है उसके आगे तजावुज मत करें। मैं तो अपनी जमात में भी ये बात करता हूं और मैं हर एक के लिए ये बात करूंगा कि आइन में अगर रोल किसी का आइडेंटिफाई कर दिया गया है तो आइनी रोल से अगर आगे बढ़ेंगे तो इस मुल्क को नुकसान होगा। अगर मैं दिस इज राइटिंग, एक सोशल ऑर्डर पाकिस्तान की अवाम ने 1973 में एग्री किया, जिसमें बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध सब ने एग्री किया। आप उस सोशल ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान आपके साथ हैं या हाफिज हुसैन अहमद आपके साथ है? सर, मुझे ना मौलाना साहब का पता है ना मुझे इसका पता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका NFC अवार्ड, आपकी पावर्स जो सूबों की डेवोल्यूशन हुई है, आपने जो सूबों को इख्तियारात दिए, वो आपका एक सोशल ऑर्डर है। अगर आप इस मुल्क का सोशल ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये स्कीम चेंज होगी। डोंट चेंज द सोशल ऑर्डर विच इज प्रोवाइडेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन अभी ना सोशल ऑर्डर है ना पॉलिटिकल ऑर्डर है। वी आर इन ए क्राइसिस। आपको अगर रास्ता नहीं ना मिला, दिस इज द क्राइसिस ना, वी आर इन ए क्राइसिस, दिस इज द क्राइसिस। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक हमने आमना सामना छोटे से स्टेटमेंट्स बनाए हैं प्राइम मिनिस्टर और मरीम नवाज के, दिखाएगा क्या कह रहे हैं दोनों। एक वो मुल्क के छोड़ के गए थे जिसका दिवालिया निकला हुआ था, अल्लाह का करम है कि वो भी सही तरफ लग गया है। 17,000 अरब का तारीखी कर्जा लिया इस नालायक हुकूमत ने और उस कर्जे में आपका मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। जब आपसे जवाब मांगा जाए तो गद्दारी के फतवे बांटते हो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। रियाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थी। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। जब RTS बिठाया जाता है तो अदल का निजाम बैठ जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई है। वो उतने उनके उतने हमारे भी हैं, उतने आपके भी हैं। वाडा साहब, किसकी टांगे कांपेंगी अब? देखिए नदीम साहब, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की पहली तकरीर निकालें, आप उस इंसान का विजन देखें। उन्होंने कहा था कि ये मैं आया हूं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने का इंटरेस्ट क्या है? नॉट पाकिस्तान, सेल्फ इंटरेस्ट है, अपनी चोरी, अपनी दौलत, अपना इक्तदार। बनेगा क्या? ठीक है, बनेगा वही जो बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। क्या होगा सर? देखिए, अगर आप कहते हैं कि इससे ज्यादा सियासी बहरान रिसेंट पास्ट में मैंने नहीं देखा। देखिए सर, बहुत बड़ा सियासी बहरान है जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं। देखिए नदीम मलिक साहब, इससे बड़े बड़े बहरान, कई गुना बड़े बहरान हमने देखे हैं, हमने गुजारे हैं। ये तो कोई बहरान ही नहीं है। कभी आपने सुना है कि फौज के सरबराह को या SI को किसी चौक चौराहे के अंदर जलसे जुलूस में ललकारा जाए? वो वाली सूरत हाल आपने तो ललकारने वाली, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये अपने मुफाद के लिए ललकारें, इनको बैन करें
और इनको इनके साथ एहतसाब हो, इनको बैन कर दें। ऑफ कोर्स एमक्यू लंदन क्यों आपने बैन किया? तो पीएमएलएन को बैन कर दें, आप करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये कमाल है क्यों? अच्छा क्यों फिर अल्ताफ हुसैन को क्यों हमने बंद किया था? क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग था, जिनको इन्होंने कहा गाली दो। नदीम साहब जो फॉरेन फंडिंग में अकाउंट्स में पैसे इनके आए, इंडियंस के पैसे पीटीआई को आए हैं, जूस के पैसे पीटीआई को आए हैं, तो बैन तो फिर इनको होना चाहिए था। और वो तो मैं समझता हूं कि उस वक्त बैन हो जानी चाहिए थी ये पार्टी। और आज भी इलेक्शन कमीशन उस केस को दबा के बैठा हुआ है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को 100 वोटर लेना चाहिए। रंजा साहब, अब 3 बड़ी कौमी सतह की जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। आप कौमी सियासत करें, वो सियासत मत करें जिससे इस मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जाए। बड़ी जमातें, तीनों जमातें बड़ी हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी सतह की जमात, ये बुनियाद कौमी सतह की जमात। नदीम साहब, ये बुनियाद मजबूत हो रही है। अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, अब कोई एनआरओ तो मांग ही नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ की बात है कि रूल ऑफ लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में रोल आइडेंटिफाई हो गया है चीज़ों का, आप उस 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रहते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे कि नहीं? सिर्फ सवाल ये है, क्या आप पाकिस्तान को उस सोशल ऑर्डर के बीच में लेके चल रखेंगे जो 1973 से माजी 47 से 73 के बीच में जो सियासी एडवेंचर पाकिस्तान ने किए, जो उनसे रिजल्ट निकाला, और फिर पूरे पाकिस्तान की आइन साज असेंबली बैठी और उन्होंने मजमुआ निकाला पाकिस्तान की आइन की शक्ल में कि ये चीज़ें यूं होगी, ये सीसीआई बनेगी, ये कौमी सलामती कमीशन बनेगा, ये एनएफसी होगा, ये सूबों को साथ रखना है, ये छोटी जमातों को रखना है। ये देखिए इदारे टकराने लग गए ना आपस में, तो फिर कोई आपके रिटर्न ऑर्डर काम नहीं करता। बात सुनिए, इस वक्त आप टकरा रहे हैं। अदारे टकरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप रूल ऑफ, आप अपनी डोमेन से बाहर जा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कौन जा रहा है डोमेन से बाहर? देखिए डोमेन से हर कोई जा रहा है। जुडिशरी को चैलेंज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज आज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज आज नहीं हुआ जब फरदौस आशिक अवान को, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंटेम्प्ट होनी चाहिए, उसको इन्होंने बना दिया पंजाब का अभी बना दिया। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया हुकूमत ने? तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों को ये पैगाम दिया है कि ये आपका फैसला, और ये हमने फरदौस आशिक अवान को आज बना दिया है अपना स्पोक्सपर्सन पंजाब का। आपको एक बयान सुनाते हैं। वो फयाज चौहान साहब जो है, उनके पास 2 वजारतें थी, अब कॉलोनीज़ की रहेगी, दूसरी हटा दी है, लेकिन उनको लाइलमी है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे वजीरों की जब छुट्टी होनी है ना, उनकी लाइलमी में छुट्टी हो जानी है। मैं बॉर्डर साहब से इसका जवाब लूँगा, लेकिन दिखाइएगा चौहान साहब ने क्या कहा। आपसे कलमदान वापस ले लिया गया। हाँ जी, आशिक अवान साहब का बता दिया गया। आगे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, आप क्या कहेंगे? आपसे इतला कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फरदौस आशिक अवान को तशहीर इतलाक़ लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा? सिर्फ मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। अब मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। ओके, मुझे इसका यार नोटिफिकेशन की कॉपी स्क्रीन पे डालिएगा। चौहान साहब को पता तो पूरा चल जाए ना। नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाइएगा। ये मुझे लगता है फैसल वाडा साहब, काफ़ी सारे वजीर की जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनका देखा ना परफॉर्मेंस चार्ट और उनकी छुट्टी करवानी शुरू की, तो उनके साथ यही होना, उन्हें पता ही नहीं चला। देखिए नदीम साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब वजीर किसी को बनाते तब भी नहीं पता होता, और अगर वजारत से हटाते हैं तब भी अगर वजीर को पता नहीं तो कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि लीडर चौहान साहब को पता ही नहीं। तो लीडर, अगर लीडर ने आपको लगाया और लीडर की एक्सपेक्टेशंस पे आप नहीं उतरे, तो वो लीडर का प्रोग्रेटिव वो किसको रखे, किसको आपके वजीरों की छुट्टी कब हो रही? कुछ वजीरों की छुट्टी होने वाली। सर देखें, कोई ये तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर पीएम की परफॉर्मेंस आपके साथ उनके हिसाब से नहीं है, किसी की भी किसी वक्त भी कर सकते हैं, उनका प्रोग्रेटिव, वो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कैबिनेट के हेड हैं, उनकी मर्जी है। कितने वजीरों की छुट्टी होगी? 4 की 5? नहीं पता सर, जल्दी होने वाली है। अगर वो पीएम समझते हैं तो पीएम करेंगे, नहीं समझते तो दूसरों को रखेंगे, नहीं समझते तो रखेंगे। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होती है ना जी, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। कोई माँ के पेट से वजीर बन के नहीं आया, ये तो चौहान साहब को बता दो, देना चाहिए था बेचारे। चौहान सर, प्राइम मिनिस्टर पूछेगा कि मैं तुम्हारी छुट्टी करने वाला, जब लगाया तो चौहान से पूछा था या मुझसे पूछा था? प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, इससे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। रंजा साहब ऐसे ही कॉलोनी के मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद कई चीज़ों का सुबह ही पता चलता है, जो उनकी सुबह पे टेबल पे कागज़ आता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये आज का एजेंडा है, ये काम करने, वो एजेंडे के मुताबिक फिर उनको सरप्राइजेस मिलते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है जी मैं कर देता हूँ। कई दफा प्राइम मिनिस्टर साहब फिर फौज को हिट कर रहे हैं, पता लगता
आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ दिल बड़ा करके तप्पड़ रखा करो। देखिए मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ को यहाँ बुलाएं, उसके बयानिया को, और बयानिया तब होता जब वो वजीर आजम होता और खड़ा होता। देखिए प्राइम आज बेटी 1.5 साल चुप रही कि नेगोशिएशन हो जाए, उसके बाद वो फट पड़ी। क्यों फट पड़ी? मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे मेरे इंतजाम, मुझे पैसे इनका मामलात का। ये तो ना असेंबली चला सकते हैं, ना ये हुकूमत चला सकते हैं, ना ये मईशत चला सकते हैं। अब वो भी है कि वो इतना ज्यादा आपने ये सारा नालायकी दिखाई है कि वो सारा कुछ सारे का सारा मामला करेगा करा, और बीच चुराई जो है ना, वो जो है वो सारा भांडा फूट गया। तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दुआ मांगिए कि निजाम आगे चलता रहे, कुछ ऐसा ना हो जाए कि पूरे मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया हो जाए। कुछ नहीं होगा नदीम साहब, इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान जो है ना, ये आज वो हरकत नहीं करते, तो यही तो सजा और जज़ा के निजाम की बात कर रहे हैं। सादिक ने जो नवाज शरीफ वहां से बैठ के फैसल बॉर्डर साहब, आज के लिए इतना ही जी। आप दोनों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।